अररिया में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का भव्य स्वागत। शाद अहमद बबलू के नेतृत्व में निकली विशाल रैली। अररिया 27 मई 2025 को जनता दल यूनाइटेड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का अररिया में भव्य स्वागत किया गया। अररिया बस्ती पंचायत के मुखिया और मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष तथा अररिया विधानसभा से संभावित जदयू प्रत्याशी शाद अहमद बबलू के नेतृत्व में हजारों समर्थकों ने 0 माइल से बैरगाछी तक जगह जगह रुककर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने रैली की शक्ल में प्रदेश अध्यक्ष को रिसीव कर बैरगाछी तक पहुंचाया। बैरगाछी पहुंचने पर ढोल नगारा और फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया गया। जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उमेश सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संचालित 500 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि ये जोश और उत्साह आगामी विधानसभा चुनाव तक बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास और सुशासन की ऊंचाइयों को छू रहा है। हमें जनता तक इन योजनाओं को पहुंचाना है और उनके भरोसे को और मजबूत करना है। मीडिया से बातचीत के दौरान उमेश सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उस दिन उनकी नैतिकता कहाँ चली गई थी जब उन्होंने बहू को घर से निकाला था। वहीं शाद अहमद बबलू ने मीडिया को बताया कि नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका लाभ अररिया की जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई अभिनेता नहीं हूँ, मैं इस धरती का बेटा हूँ। लोगों का भरपूर प्यार मेरे साथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोहब्बत पाने के लिए किसी धन की जरूरत नहीं है। धन की जरूरत नहीं है मोहब्बत पाने के लिए। मोहब्बत करने वालों का दिल देखा जाता है कि वो धन वालों से मोहब्बत करता है, ये एक पति के बिना से मोहब्बत करता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, हम लोग सारे जनता दल यूनाइटेड परिवार के लोग इस लक्ष्य को लेके निकले हैं। उसकी शुरुआत अररिया विधानसभा 49 नंबर से होगी। जो विश्वास आपने अररिया के लोगों के ऊपर किया है, इंशाअल्लाह मैं सारे लोगों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप के लोग हरे रहेंगे।
इसी सत्यवादी के साथ मैं एक बात कहता हूँ, 2025 ईमानदारी के साथ आज हमारे अध्यक्ष को यकीन दिलाओ कि अध्यक्ष जी क्या कहेगा बच्चा आपके साथ है, आप आगे मेरा तो कार्यक्रम किशनगंज लगा हुआ है, लेकिन जाने के क्रम में अभी अररिया मैं रुका हूँ। यहाँ जो है जो साद अहमद बबलू जी जो हमारे पार्टी के राजनीतिक सलाहकार से के सदस्य हैं, इन्होंने रोका है यहाँ आकर और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर काफ़ी एक अलग सा माहौल है। यहाँ काफ़ी लोग उत्साहित हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ जो विकास है उस धारा को मजबूत करने में सभी लोग लगे हुए हैं। उनका जो न्याय के साथ विकास के मजबूती के संकल्प लोग लिया है। हम तो जिस तरह लोगों का उत्साह देख रहे हैं, जिस तरह लोगों के चेहरे पर विश्वास देख रहे हैं, जो उनके आंखों में चमक देख रहे हैं, ये पूरा इस बात की गारंटी है कि 2025 विधानसभा चुनाव में यहाँ अररिया के सभी सीट एनडीए के झोली में जाएगी। आपने स्पीच पे बोला कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल वेलकम किया गया, साद अहमद बबलू ने इसको मैनेज किया, तो आप इस वेलकम के बारे में बताइए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ जिस तरह स्वागत यहाँ ने मैंने देखा। जब अररिया जैसे हम इन किया, जिस तरह इन्होंने बैनर से पोस्टर से जिस तरह से उन्होंने शहर को अररिया को पाट दिया है, और जिस तरह लोगों का यहाँ जुटानी है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखा, हमें बहुत अलग सा आनंद आ रहा है। बहुत नैतिकता की बात भी कही, जिस तरह से प्रताप यादव को नहीं, मैंने तो इस बात को कहा कि कल जो है लालू प्रसाद जी अपने बड़े सुपुत्र को घर से बेदखल किए, राजनीतिक से 6 साल के लिए उन्होंने जो निकाला, ऐसे तो उनके पारिवारिक मामला है, हमको इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो आज चुनाव के माहौल है, चुनावी वर्ष है, इसीलिए इस तरह का जो है उन्होंने किया है। उस समय कहा था, उनकी नैतिकता कहाँ थी? इस समय संवेदना कहाँ चली गई? जब अपने ही परिवार की बहू को अपमानित किया, घर से बाहर निकाले, एक महिला को घर से बाहर अपमानित करके निकाले, तो देखिए किस तरह का कलंक उनके माथे पर जो कलंक लगा है, ये मिटने से नहीं मिटेगा। ये पाप का घड़ा बढ़ चुका है, मतलब फूट चुका है। अब जो है उनका इतिहास भूगोल खत्म हो गया है, परिवार से तो अलग सोचते ही नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि जनता से कि आप संयम रखिए, आपका भावनाओं को हम समझते हैं। यहाँ की जनता साद अहमद बबलू को एक कैंडिडेट के रूप में पिछले कई महीनों से देख रही है सर। नहीं, मैं ठीक बात है, तो सब लोग को अच्छी बात है। लोग को अपने भावना को प्रकट करना है। पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी देखेगी, समझे, पार्टी निर्णय लेगी। जो लोग हमारे पार्टी से जुड़ के पार्टी के कार्यकर्ता जो बेहतर करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो हम लोग उस देखेंगे। सर, कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, सीट का हाँ, सीमांचल में अररिया में है आप। ये जब समय आएगा, साद अहमद बबलू आप सुनिए ना, साद अहमद बबलू एक हमारे पार्टी के मजबूत साथी हैं, अच्छे साथी हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर है, इनके भविष्य के लिए कामना भी है। लेकिन अभी यह समय नहीं है, जब समय आएगा सब चीज़ पता चल जाएगा। कितने सीटों पर लड़ेंगे? सीट की बंटवारा अभी थोड़ी हो रही है, इसके लिए हम अलग से ब्रीफ करेंगे। जब हम लोग पाँचों दल के हमारा शीर्ष नेतृत्व उसका फैसला लेते हैं। पिछली बार से ज़्यादा सीट इस बार लड़ेंगे। मैंने कहा ना कि सीट की चिंता छोड़ दीजिए, आप जान लीजिए कि एनडीए सब सीट को मिल के लड़ेगी। एनडीए जो है यहाँ 243 के 243 बिहार के सीट लड़ेगी, और पूरे मजबूती से। और हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए इस बार 2025 के चुनाव में एनडीए इतिहास लिखेगी। एक सवाल पूछना चाहिए, जब स्वराज अभी फिलहाल जो है मैदान में 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, पूरी कोशिश करें। आप जहां इशारा कर रहे हैं, जिधर नाम ले रहे हैं, हम लोग नाम लेना भी नहीं चाहते।
यहाँ कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है, कहीं कोई चुनौती ही नहीं है। एनडीए के पक्ष में पूरे बिहार की जनता गोलबंद है। और जान लीजिए जिस तरह लोगों में उत्साह है, विपक्ष जो है ना एक सीट के लिए भी तरस सकता है। पहले भी बोला, कई बार बोला ये चीज़, आज फिर बोल रहा हूँ। हम लोग एक परिवार के लोग हैं। जनता दल यू के छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े कार्यकर्ता, सारे लोग एक परिवार जैसे हैं। हम लोग एक पार्टी में हैं, एक परिवार के लोग हैं। हमारे परिवार के लोगों का आना जाना, मैं पहले भी कहा कई बार, यही सवाल पहले भी आप लोगों ने किया था। तो जिस टाइम मंत्री जी आए थे उस टाइम भी कहा कि आप लोगों ने कहा कि आपके यहाँ आए हैं, क्या इसको समझा जाए। तो मेरे परिवार के लोग हैं, वो आएंगे जाएंगे, हम उनके यहाँ आएंगे जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ मतलब निकाला जाता है। और नहीं, हम लोग चुनाव नज़दीक है, वक्त पे चुनाव होगा, जब चुनाव होगा देखा जाएगा। सर, टिकट को लेकर के कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ है, नहीं, इस पर क्या कुछ कहना? देखिए, टिकट देना नहीं देना ये जो हमारे आला कमान है, जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनका होता है। हम लोगों का काम करना है। हम लोग दिल से मेहनत करते हैं, दिल से लोगों की खिदमत करते हैं। वक्त जब आएगा, अगर पार्टी हमें मौका देगी तो हम लोग लड़ेंगे। जनसंवाद आपने शुरू किया था, दूसरे चरण का जनसंवाद आपका चल रहा था, बीच में रमज़ान और त्यौहार वगैरह आ गया, तो उसके बाद अब वो हमारा तीसरा चरण अब शुरू होगा। तो पहले हम एक एक गांव को लेके बैठते थे। शुरू में हमने पार्टी ज्वाइन करने से पहले घर घर लोगों से बात करके ज्वाइनिंग की, फिर हम जनसंवाद हर गांव में बैठ के किए। वो मेरा करीब पूरा हो चुका। अब हम हर घर दस्तक देंगे, एक एक दरवाजे पे मैं जाऊंगा। सिर्फ ये 2-4 दिन खेतीबाड़ी का निकल जाए, क्योंकि हमारे इस विधानसभा में 80% से ज़्यादा लोग किसान हैं। मैं खुद किसान हूँ, मैं किसान का दर्द समझता हूँ। अभी लोग बहुत परेशान हैं मक्का की खेती के वजह से। हमको लगता है कि 10 से 15 दिन में सब लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद मैं हर घर शुरू करूंगा, फिर एक एक घर, एक एक दरवाजे पे मैं दस्तक दूंगा और सारे लोगों का दुआ हम लेंगे। इस तरह से सर आप देखेंगे अररिया विधानसभा अल्पसंख्यक आबादी का आपने विधानसभा कहा था, लेकिन अभी के सिचुएशन में आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक आबादी विपक्ष कहते हैं कि नाराज चल रहा है जदयू से, लेकिन आपने अभी दिखा दिया इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर कि नहीं अल्पसंख्यक आबादी क्या खुश है। देखिए, ये विपक्ष बोलता है ना, ये लोग नहीं बोलते हैं। आपको मैं बता दूं कि चंद दिनों पहले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे आए थे, इसी बैरगाछी की सरजमीन पे आए थे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। अभी हमको लगता है 1 सप्ताह पहले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की घोषणा हुई है और ज़मीन भी एक्वायर कर ली गई है। बिहार सरकार की ज़मीन एक्वायर की गई है और उसमें फंड भी दे दिया गया है, कैबिनेट से पास भी कर दिया गया है। रामपुर और कोस्कीपुर के बीच में ये आवासीय विद्यालय बन के तैयार होगा। 650 बच्चे इसमें पढ़ेंगे, आधे बच्चे लड़के होंगे, आधे लड़कियां होंगी। 75% बच्चे गांव से होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, 25% बच्चे शहरी क्षेत्र के होंगे। अब आप सोचिए कि ये अल्पसंख्यक की जो बात करते हैं आप, तो ये तो अल्पसंख्यक के बीच का ही इतना बड़ा मामला है ना। हमारे ही बच्चे वहाँ पढ़ेंगे ना। वो ऐसे लोग हमारे अल्पसंख्यक भाई जो अपने बच्चों को कंप्यूटर नहीं दे पाते हैं, लैपटॉप नहीं दे पाते हैं, मोबाइल नहीं दे पाते हैं, अच्छी मतलब पढ़ाई नहीं दे पाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं रख पाते हैं, उस बच्चे के लिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया। 56 करोड़ कुछ लाख है, तो 57 करोड़ की लागत से 3 एकड़ की ज़मीन में ये आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। ये अल्पसंख्यक के बीच का काम है और ये यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार के 38 जिला में, जिसमें किशनगंज और दरभंगा स्टार्ट भी हो चुका। किशनगंज में मेरे यहाँ की बच्चियाँ, बिल्कुल गरीब घर की बच्चियाँ जो पढ़ती थी हमारे यहाँ स्कूल में, शायद आप लोगों को भी मालूम होगा, उस बच्ची का एडमिशन किशनगंज में हुआ। वो बच्ची अभी पढ़ने गई है, हम लोगों ने उनको दुआ दे के भेजा। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो हम लोग इसको कैसे झुटला सकते हैं। हम लोग अपने लोगों का काम करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम लोग
यहाँ रह के उनका काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए विधानसभा में उनकी आवाज़ को उठानी पड़ेगी। हमारा जो इलाका है, हमारे जो इलाके में पिछड़े लोग हैं, हमारे भाई जो है, उनकी आवाज़ को लेकर के हमको विधानसभा के पटल पर रखना पड़ेगा। यहाँ चिल्लाने से ज़िंदगी भर चिल्लाते रह जाएंगे, उनका कोई काम नहीं होगा। इसलिए हमने सोचा कि अगर लोगों की दुआ रही और पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया तो मैं अपने इलाके के गरीब गुरबा लोगों की आवाज़ बन के विधानसभा में पहुँचूँगा।